डॉक्टर अंशुमान, आपका स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। डॉक्टर नमस्कार। अंशुमान, जैसा कि हम ये देख रहे हैं और पीछे लगातार ये खबरें आ रही हैं कि लोगों की जो मृत्यु है हार्ट अटैक से, मतलब हार्ट अटैक से मरने की खबरें कुछ ज्यादा ही आने लग रही हैं, और खास तौर से युवा वर्ग में, जो कि पहले ऐसा कभी नहीं हमने देखा है कि जो युवा है उसकी मृत्यु हार्ट अटैक से इस तरह से हो रही हो। कोई जिम में किसी की डेथ हो रही है, किसी की वॉक करते हुए हो रही है, किसी की मैराथन करते हुए हो रही है। और अभी जो ताजा आंकड़ा आया कि 200, लगभग 200 लोगों की जो मृत्यु है कानपुर में हार्ट अटैक से एक हफ्ते के अंदर ही हो गई। इसके पीछे क्या कारण है? जी, इसको समझने के लिए सबसे आवश्यक यह होता है कि पहले हार्ट अटैक के प्रमुख कारण, किस कारण से हार्ट अटैक होता है ये समझ लें, और उसकी जी। क्या तादाद बढ़ी है, क्लियर हो जाएगा। सबसे पहली बात, स्ट्रेस, हाइपरटेंशन जिसको हाई ब्लड प्रेशर कहते हैं, स्मोकिंग, स्लीप, नींद का कम होना, और डायबिटीज या मोटापा, ये सारे हार्ट अटैक के लिए आपको कॉमन कारण हैं जो बढ़ा देता है रिस्क को। अब आप देखिए कि यंगस्टर्स में स्मोकिंग का इंसिडेंस बढ़ा है, ये डॉक्यूमेंटेड है। आप चाहे नॉर्मल सिगरेट बीड़ी पी रहे हो, तंबाकू खा रहे हो या ई सिगरेट पी रहे हो, तीनों में हार्ट अटैक, कैंसर का रिस्क होगा। ओबेसिटी, मोटापा बढ़ा है क्योंकि आपकी जीवन शैली बदल गई। लिफ्ट, मोटर बाइक, कार, पैदल ना के बराबर चलना, फिजिकल एक्टिविटी ना के बराबर होना। अब आ जाइए लाइफस्टाइल, सोने जगने का टाइम का भरोसा नहीं, बायोलॉजिकल क्लॉक के हिसाब से आप उल्टा चल रहे हैं, रात को जग रहे हैं, दिन को सो रहे हैं, जो इटसेल्फ एक हार्ट अटैक का रिस्क फैक्टर है। इसके बाद आ जाइए डायबिटीज। इंडिया में 10% बच्चों में डायबिटीज का इंसिडेंस हो गया, और इंडिया का 1/3 पॉपुलेशन, 1/3 आबादी डायबिटीज मतलब ब्लड शुगर से पीड़ित है। ये हार्ट अटैक के रिस्क को बढ़ा रहा है। और इसके अलावे जो लोग जिम कर रहे हैं, अनप्लैंड अनऑर्गेनाइज, जिसको मैं अनऑर्गेनाइज्ड फिजिकल एक्टिविटी कहता हूं, बहुत एक्सेसिव डोले सोले बनाने के लिए उनको स्टेरॉइड की मात्रा दे दी जाती है। अनएकस्टम अनऑर्गेनाइज मतलब जितने बॉडी के हिसाब से जरूरत नहीं उतने बाइसेप्स को क्यों बढ़ाना है, इसका लोड बॉडी के ऊपर पड़ेगा। ऐसे लोगों में जिनको कहें कि वो तो फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज्यादा करते, तो बहुत ज्यादा फिजिकल एक्टिविटी करनी क्यों है? आपने देखा किसी जानवर को जिम जाते? तो जानवर में आपने सुना नहीं होगा कि हार्ट अटैक होता है। आपको फिट रहने के लिए एक्टिविटी करनी है। ये तो कॉमन चीजें हुई जो बढ़ी हैं, इसलिए हार्ट अटैक बढ़ा। अब दूसरी बात आती है, विंटर के सीजन में हार्ट अटैक की तादाद बढ़ जाती है। तो खास करके जब सडन ठंड चालू हो तभी हार्ट अटैक केसेस ज्यादा होंगे, जिसका आपने वाकया बताया भी वो उसी समय की बात रही। और उसमें टॉपअप क्या कर दिया, कोविड इटसेल्फ मतलब कोरोना वायरस का इन्फेक्शन, संक्रमण, खास करके ऐसे लोगों में जिनमें संक्रमण हुआ और बीमार हुए, उनमें हार्ट अटैक का इंसिडेंस बढ़ा है। ये इंटरनेशनली पब्लिश जर्नल में आ गया कि कोविड के बाद हार्ट अटैक का रिस्क बढ़ा। और एक चीज जो फैक्ट नहीं है वो ये है कि कुछ व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे ज्ञान बटा था कि कोविड वैक्सीन के कारण हार्ट अटैक बढ़ा, जो कि बिल्कुल गलत था। लेकिन इससे हुआ क्या कि लोगों में जागरूकता ऐसी हो गई कि कोविड या कोविड वैक्सीन से हार्ट अटैक हो रहा है, और लोग नोटिस करना चालू किए। इसके कारण एक ऐसी सीरो जागरूकता, सीरो अवेयरनेस हुई। जैसे आपने सुना था एक बार कि गणेश जी दूध पी रहे हैं, और जी। पूरा भारत मान के बैठ गया था कि गणेश जी दूध पी रहे हैं। तो सिमिलरली अब पूरा भारत जागरूक हो गया कि हार्ट अटैक की संख्या बढ़ रही है क्या, तो अब हर हार्ट अटैक को नोटिस कर रहे हैं। डॉक्टर से पूछिएगा तो संख्या बढ़ी है, लेकिन इतनी ज्यादा नहीं बढ़ी है कि जैसे इसका पेंडेमिक आ गया हो हार्ट अटैक का, ऐसा नहीं हुआ है। जी। डॉक्टर अंशुमान, जो हार्ट अटैक की बीमारी है बेसिकली, तो ये किन लोगों में होती, कौन से लोग इसके ज्यादा प्रोन होते हैं? जी, देखिए दो कैटेगरी इसको कर दें। एक होता है जिसको हम कहते हैं कंजेनिटल, मतलब पैदाइशी कुछ ऐसे रिस्क फैक्टर हैं जिनमें हार्ट अटैक होगा, इनमें यंग एज में होगा। जैसे बहुत सारी मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, उदाहरण के तौर पे होमोसिस्टेनिमिया एक तकलीफ है जिसमें जीन में गड़बड़ी होती है, हार्ट की ब्लड वेसल्स सिकुड़ जाती है, कुछ डिपॉजिट हो जाता है। ये अनकॉमन है, कॉमन नहीं है। दूसरा, जो यंग एज से एवब, अब माना जा रहा है, अमेरिका की स्टडी कहती है कि 18 साल से ऊपर अगर कोई
यंगस्टर्स की मौत होती है और ऑटोप्सी अगर पोस्टमार्टम करते हैं तो देखते हैं हार्ट की ब्लड वेसल्स में एथेरोस्क्लेरोसिस, जिसको फैट डिपॉजिट कहते हैं, वो मिला है। तो मतलब ये बहुत अर्ली एज में चालू होने लगा है। तो आप 20 साल से ऊपर आप समझ लें कि एट रिस्क हैं अगर आपके जीवन शैली में गड़बड़ी है। तो क्या है जीवन शैली की गड़बड़ी? अगर किसी भी एबनॉर्मल एक्टिविटी, एबनॉर्मल खान पीने के कारण आपका बॉडी वेट, जिसको बीएमआई के फॉर्म में जानते हैं, गड़बड़ हो जाए, 26-28 से ऊपर चला जाए, मतलब आपको सेंट्रल ओबेसिटी हो जाए, पेट और कमर पे मोटापा ज्यादा आ जाए, तो जिसको हम कहते हैं कि अगर चेस्ट लाइन से वेस्ट लाइन आपकी ज्यादा हो जाए, मतलब कमर का साइज ज्यादा हो जाए अगर चेस्ट के साइज से, तो हार्ट अटैक के लिए आप प्रोन हो गए। बीपी फ्लक्चुएटिंग हो, ज्यादा हो, बढ़ा हो और बार बार बढ़ता हो, हार्ट अटैक का रिस्क बढ़ गया। किसी भी फॉर्म में तंबाकू का सेवन करते हैं, हार्ट अटैक का रिस्क बढ़ गया। अगर नींद आपकी गड़बड़ है, चाहे तो जानबूझ के चाहे तो किसी तनाव के कारण, तो हार्ट अटैक का रिस्क बढ़ेगा। अगर खाने में फैट कंटेंट अत्यधिक है, अब फैट में बहुत सारी, एक पूरा सेशन हो सकता है कि क्या कौन सी चर्बी खानी चाहिए, कौन सी चर्बी नहीं खानी चाहिए, लेकिन अगर मोटा मोटी रखें कि जरूरत से ज्यादा आप फैट खाते हैं तो हार्ट अटैक का रिस्क बढ़ेगा। फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, मतलब किसी भी तरह से आप पैदल नहीं चलते हैं, वॉक नहीं करते हैं, योगासन नहीं करते हैं, तो आप हार्ट अटैक के लिए प्रोन होंगे। ये सब कॉमन फैक्टर्स हैं जो आप सुधार सकते हैं और जिसको सुधारने से हार्ट अटैक से आप बच सकते हैं। जी, बिल्कुल ठीक है। इसमें एक चीज़ और, जैसे भी आपने व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की बात करी, व्हाट्सएप पे एक मैसेज बड़ा वायरल हुआ था पिछले दिनों, और वो मुझे लगता है कई सालों से हो रहा है, सर्दियों में हो जाता है कि एक मैसेज आता है कि डॉक्टर्स के नाम लिखे होते हैं 2-3, और वो कहते हैं कि भाई रात जो सर्दियों में हार्ट अटैक्स होते हैं, तो जब हम रात में कभी यूरिन के लिए उठते हैं तो पहले हम उठते ही ना भागें, उठें, फिर पहले हम थोड़े से पैर की मूवमेंट करें, फिर पैर बेड से नीचे थोड़ी देर लटका के बैठे रहें, फिर हम 5 मिनट के बाद तकरीबन जाएं, तो उससे जो बॉडी के अंदर जो ब्लड का सर्कुलेशन है वो बढ़ जाता है और आपको हार्ट अटैक नहीं होता है। इसमें कितनी सच्चाई है? जी, इसमें बिल्कुल सच्चाई है। इसको समझने के लिए ये जरूरत है कि क्यों ठंड के मौसम में हार्ट अटैक बढ़ता है। जब भी शरीर में किसी भी हिस्से में ठंड लगे, और पूरे शरीर में लगे तब तो और भी, तो जो ब्लड वेसल्स, खून की नलियां हमारे स्किन के नीचे दौड़ रही है, वो सिकुड़ जाती है। ठंड जब भी होगा सिकुड़ जाएगी, गर्मी होगा तो फैल जाएगी, फैलने के कारण आप पसीना आता है, आप महसूस करते हैं पसीना बहुत आ रहा है। ये उसका एक मैकेनिज्म होता है कि बॉडी से हीट को कैसे निकालें। सिमिलरली जब ये ब्लड वेसल सिकुड़ जाएगी तो आपका ब्लड प्रेशर बढ़ता है, और खास करके अगर आपको पहले से हाइपरटेंशन है, बीपी बढ़े रहने की शिकायत रहती है, तो उनका ज्यादा बढ़ेगा। ब्लड प्रेशर जब बढ़ेगा तो कहीं न कहीं ये लोड हार्ट पे देगा, और हार्ट पे अगर ब्लड प्रेशर का लोड पड़ता है तो इसके अंदर 2-3 चीजें हो सकती है। या तो हार्ट में ब्लड सर्कुलेशन कम हो, या कभी कभी हार्ट को सप्लाई करने वाली जो खून की नली होती है, जिसको कोरोनरी आर्टरी कहते हैं, उसके अंदर प्लैक होता है। प्लैक बोलते हैं एथेरोस्क्लेरोसिस, मतलब चर्बी जो डिपॉजिट है वहां से टूट के डिटैच होता है, टूट के जैसे नाली को ब्लॉक कर देता है कचड़ा, ये कचरा जाके हार्ट की नली को ब्लॉक करता है और हार्ट अटैक की संभावना बढ़ा देता है। तो अब आप जब सो रहे हैं तो गर्म में हैं, रजाई कंबल के अंदर हैं, ब्लड वेसल्स आपका नॉर्मल है, टेम्परेचर आपका मेंटेन है, ऊपर से हम जब सो रहे हैं तो एक फ्लैट सरफेस है, तो ब्लड सर्कुलेशन ब्रेन को जितना मिलना चाहिए आराम से मिल जा रहा है आपके लेटे रहने पोजीशन के कारण। अब जब सडनली आप उठते हैं, बाहर ठंड है, उसमें जैसे आप खड़े हुए, एक तो ठंड लगी, दूसरा ब्लड सर्कुलेशन ब्रेन में जब आप खड़े होते हैं तो ज्यादा ब्लड सर्कुलेशन चाहिए, ऊपर भेजना है, तो ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। तो 2 कारण से ब्लड प्रेशर बढ़ा, एक डायलेटेड ब्लड वेसल्स जो रजाई के अंदर, और इससे ब्लड वेसल आपकी सिकुड़ गई, और ऊपर ब्लड सर्कुलेशन बढ़ा। तो सडनली ब्लड सर्कुलेशन बढ़ने से, बीपी बढ़ने से, जो मैंने बताया कि क्या सिस्टम है जिसका कारण हार्ट अटैक होता है, हार्ट अटैक संभावना और ब्रेन स्ट्रोक की संभावना दोनों बढ़ सकती है। इसलिए बिल्कुल सही है कि आप उठें, पहले पंजों को चलाएं, थोड़ा नॉर्मलाइज होने दें, मफलर टोपी लगाएं, गर्म कपड़े पहने, तब वॉशरूम के लिए जाएं। ये सत्य है। दूसरी एक चीज मैं और जोड़ना चाहता हूं, डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम, पानी की कमी होना भी हार्ट अटैक को बढ़ाता है विंटर सीजन में, क्योंकि आपको प्यास लगती नहीं है ठंड की वजह से और आप पानी नहीं पीते हैं।
तो ब्लड आपका थिक रहता है उस समय। तो इसलिए प्यास लगे ना लगे आप माप के तौर पे पानी जरूर पिएं। और पानी पीने का मतलब कैसे आप क्लियर करेंगे, आपके पेशाब का रंग वाटरी हो, पानी से मिलते जुलते रंग का हो, बहुत गाढ़ा पीला ना हो। पीला हो इसका मतलब आपका हाइपर ओस्मोलर ब्लड हो चुका है, हार्ट अटैक का रिस्क बढ़ेगा। ओके, तो यानी कि जब पानी की मात्रा हम ज्यादा पिएंगे तो हमारा जो यूरिन का कलर है वो पीला नहीं रहेगा। जी जी। आ, एक ये मिथ है और एक तरफ ये है कि भाई कहा जाता है कि ज्यादा अल्कोहल लेने से हार्ट अटैक की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। दूसरी तरफ मैंने कई बार ऐसा पढ़ा है कि जो इंटरनेशनल स्टडीज कहती हैं कि यदि आप 40 ml अल्कोहल डेली लेते हैं तो हार्ट अटैक का रिस्क कम करता है। ये इन दोनों में जो क्या मतलब कॉन्ट्राडिक्शन है, या जो 40 ml वाला स्टडी है वो सही है या गलत है? देखिए, सबसे ज्यादा इस पे स्टडी फ्रेंच स्टडी हुई, जिसमें अल्कोहल को कोरिलेट किया गया, मैच किया गया हार्ट अटैक के संभावनाओं को कम करने में। उसमें जी। रेड वाइन और सेकेंड व्हाइट वाइन और उसके बाद बाकी अल्कोहल को कैटेगराइज किया गया कि ऐसे ऐसे रिस्क कम करता है हार्ट अटैक का। लेकिन मैं ये पूछता हूं, स्टडी हुई है, बिल्कुल ठीक बात है, क्या फ्रांस में हार्ट अटैक नहीं होता है? हार्ट अटैक वहां ज्यादा होता है। अब सोचिए क्यों होता है। एक साइड आप कह रहे हैं वाइन कार्डियो प्रोटेक्टिव है, तो इसके साथ लेकिन लोग खाते क्या हैं? पिज्जा जैसी चीजें जिसमें हाई फैट कंटेंट हो, ज्यादा खाते हैं, जो हार्ट अटैक के रिस्क को बढ़ाता है। मोटापा वहां ज्यादा है, डायबिटीज वहां ज्यादा है। तो इतना कोई मिराकुलस प्रोटेक्शन नहीं है जो कि हार्ट अटैक को प्रोटेक्ट कर ले, बाकी सारी गलतियां आप करते रहे आपको प्रोटेक्ट किए रहेगा। पहले तो ये क्लियर कर लें। तो मॉडरेशन में जो स्टडी कह रही है, मॉडरेशन में हार्ट अटैक के रिस्क को जो कम करता है, ये फैक्ट है। लेकिन नॉट एट द कॉस्ट ऑफ कि आप लाइफस्टाइल को बिल्कुल ही बंगाल बना दें और आपके हार्ट अटैक के रिस्क को बचाए रहेगा। दूसरी बात, अब हाई अल्कोहल इंटेक बिल्कुल हार्ट अटैक के रिस्क को बढ़ाएगा। सेम सर्कुलेशन बढ़ जाएगा, आपको ब्लड वेसल डायलेट होंगे, डिहाइड्रेशन होगा। जब अल्कोहल ज्यादा लेंगे तो डिहाइड्रेशन होगा, पानी नहीं पिएंगे। एडिशनल क्या होता है, अल्कोहल जो लोग लेते हैं मैक्सिमम लोग उसके साथ सिगरेट पीते हैं एक लेवल के बाद जाके। अपने को जो भी डुअल सिगरेट से रिस्क आपका बढ़ गया। खाने में जो अल्कोहल के साथ लेते हैं वो यूजुअली फैट कंटेंट होता है, रेड मीट होता है, ये हार्ट अटैक के रिस्क को बढ़ा रहा है। तो ऊपर से जब भी हम बात करते हैं मॉडरेशन की, इंडिया एक इमोशनल कंट्री है। यहाँ लोगों का माइंडसेट इमोशनल माइंडसेट है। अगर उनको कह भी दें 40 ml मॉडरेशन, वो उस पर नहीं रुकेंगे, वो हाई अल्कोहल कंटेंट की तरफ जाएंगे ही। इसलिए इंडिया के लिए रिकमेंडेशन है, अगर अल्कोहल लेते हैं तो 3D का पालन करें, ड्यूरेशन, डाइट एंड डाइल्यूशन। कि अल्कोहल को लंबे ड्यूरेशन, जितना भी आपका कंटेंट लेना है 40 ml 50 ml, ड्यूरेशन बढ़ाएं। डाइट, उसके साथ प्रॉपर खाना खाएं, खास करके फ्रूट्स सब्जियों की मात्रा ज्यादा रखें, फैट कंटेंट ना लें। और डाइल्यूशन, जो जिसको हम कहते हैं हाई कंटेंट ऑफ अल्कोहल, जैसे विस्की वोडका इस तरह की चीज, उसको डाइल्यूट करके ही लें, कॉन्सेंट्रेटेड ना लें। तो 3D का फॉर्मूला लगाएं अगर आप लेते हैं, अन्यथा बेहतर होगा ना लें। ना लें, बिल्कुल। अब डॉक्टर साहब, इसमें जो आपने डाइट वाली बात कही, यानी कि जो 40 और 50 ml की जो बात कही जा रही, उसके साथ अगर आप सैलेड्स और ये फ्रूट्स वगैरह लेते हैं तो शायद मतलब वो काम करेगा। बट अगर उसी के साथ जिस तरह से आपने पिज्जा और ये मीट मांस की बात करी तो वहां पे वो चीजें हानिकारक हो जाती हैं। बिल्कुल 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 ठीक कहा आपने। जी। और दर्शकों, आप लोग जो सुन रहे हैं कार्यक्रम को, ये समझ लें, डॉक्टर साहब ने या जो स्टडी जो कहती है वो ये कहती है कि 40-50 ml एक दिन में। ऐसा मत सोच लें कि डॉक्टर साहब ने कहा था कि भाई ट्रिपल डी का फॉलो करना है तो एक पैक, डॉक्टर साहब मैं 40-50 ml का 1 घंटे में लेता हूं तो इस तरह से मैं 6 पैक ले लेता हूं, ऐसा मत करें। डॉक्टर साहब, एक चीज और बताइए जी बिल्कुल। कि जो ये हार्ट डिजीज है, ये ज्यादा प्रोन इसके कौन है, मेल्स हैं या फीमेल्स हैं, या जो हार्ट अटैक है ये किसी में भेदभाव नहीं करता है? बहुत ही वैज्ञानिक सवाल आपने पूछा है रविंद्र जी, और मैं पूरे भारत के जर्नलिज्म से यही उम्मीद करता हूं कि जब तक साइंटिफिक टेम्पर की बात नहीं करेंगे लोग जागरूक नहीं होंगे। बहुत बहुत अच्छा सवाल पूछा। कहा जाता है फीमेल अप टिल द एज ऑफ मीनोपॉज, मतलब जब तक महिलाओं के पीरियड्स आ रहे हैं
तो जो फीमेल हॉर्मोन्स हैं, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन जिसको बोलते हैं, दो हॉर्मोन्स हैं अलग अलग, ये हार्ट अटैक के रिस्क को कम करके रखता है, मतलब प्रोटेक्टिव है, प्रोटेक्शन ओके। देता है। तो मान लीजिए किसी महिला का पीरियड्स 45 साल तक आ रहा है, तो 45 साल की महिला और 45 साल का पुरुष अगर बाकी सारे फैक्टर सेम हो, मतलब एक घर में हो, एक ही स्ट्रेस लेवल हो, एक तरीके का खाना हो और कोई और रिस्क फैक्टर नहीं है, ऐसे कंडीशन में मेल में हार्ट अटैक का रिस्क ज्यादा होगा और फीमेल में, महिलाओं में कम होगा। कम होगा। 45 के बाद या मेनोपॉज के बाद मेल और फीमेल में रिस्क एक हो जाता है। तो इसलिए जब तक पीरियड्स हो रहा है तब तक आप रिस्क से बचे हैं। तो आपको क्या करना है उसमें, महिलाओं को खास करके, कि उस समय पूरी कोशिश करें कि आपका वेस्ट लाइन, जैसे मैंने बताया, कमर चेस्ट एरिया से पतली हो, और इसी को योगासन से, योगिक प्रक्रिया से आप मेंटेन रखें ताकि मेनोपॉज के बाद भी आपका रिस्क कम रहे। यही कोशिश करनी चाहिए। ओके, यानी कि इससे ये निकला कि जो मेनोपॉज से पहले महिलाएं ज्यादा सेफ रहती हैं, लेकिन जब मेनोपॉज हो जाता है तो उसके बाद मेल और फीमेल दोनों इक्वली प्रोन हो जाते हैं। जी, एकदम 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 ठीक समझा आपने। और डॉक्टर साहब, ये हार्ट फेल्योर और हार्ट अटैक और कार्डियक अरेस्ट, ये सब एक ही चीज है या इनमें फर्क है कुछ? जी, बिल्कुल अलग अलग है। हार्ट अटैक आमतौर पे टेक्निकल जिसको हम कहते हैं मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, उसको कॉमन लैंग्वेज में हार्ट अटैक बोल देते हैं। ठीक है। मतलब हार्ट के अंदर, हार्ट ब्लड पूरे बॉडी को देता है, लेकिन हार्ट को भी जिंदा रहने के लिए ब्लड चाहिए। तो मायोकार्डियल इन्फार्क्शन उसको कहते हैं कि जो खून की नली हार्ट को ब्लड पहुंचा रही थी उसमें कोई ब्लॉकेज आ जाए, रप्चर हो जाए और खून की सप्लाई, खून की मात्रा हार्ट को कम मिलने लगे। तो जिस एरिया में खून की मात्रा कम मिलेगी वो एरिया काम करना बंद कर देता है और चेस्ट पेन लेके इंसान प्रेजेंट करता है। इसको कहते हैं हार्ट अटैक या मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। हार्ट फेलियर, हार्ट फेलियर कहते हैं जब हार्ट का काम करना बंद हो जाए, कम हो जाए या अच्छे से काम कर ना करे, मतलब हार्ट फेल होना। तो हार्ट फेलियर का मतलब क्या हो सकता है, कार्डियोमायोपैथी, मतलब उसकी मसल मांसपेशियों में, हार्ट की मांसपेशियों में कमजोरी आ गई। मायोकार्डियल इन्फार्क्शन के बाद हार्ट फेलियर हो सकता है, या बहुत सारे इन्फेक्शन है जिसको रूमेटिक हार्ट डिजीज बोलते हैं। इन्फेक्शन होता है, वाल्व डैमेज हो जाता है, मतलब हार्ट के अंदर वाल्व डैमेज हो जाए तो हार्ट फेलियर हो सकता है। और एक आपने कहा हार्ट अटैक, कार्डियक अरेस्ट, हार्ट फेलियर, हार्ट फेलियर, हार्ट कार्डियक कार्डियक अरेस्ट। अरेस्ट। कार्डियक अरेस्ट, कार्डियक अरेस्ट, कार्डियक अरेस्ट का मतलब हुआ, कार्डियक मतलब हार्ट, अरेस्ट मतलब रुक जाना। हार्ट का रुक जाना कार्डियक अरेस्ट बोलते हैं। ये दो तरीके से हो सकता है, रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल। रिवर्सिबल का मतलब कि हार्ट कार्डियक अरेस्ट हुआ और उसको मेडिकल ट्रीटमेंट दिया गया, उसी समय डिफिब्रिलेटर या जो भी मेडिकल ट्रीटमेंट की जरूरत हुई, और ये अरेस्ट वापस आ गया, फिर से हार्ट काम करने लगा, तो रिवर्सिबल कार्डियक अरेस्ट। इरिवर्सिबल मतलब हार्ट काम करना बंद किया लेकिन कभी वापस नहीं आया, तो इंसान की मौत हो गई, इसको कहते हैं कार्डियक अरेस्ट। परमानेंट और इरिवर्सिबल कार्डियक अरेस्ट, इसके कारण कुछ भी हो सकते हैं। हार्ट अटैक भी कारण हो सकता है, हार्ट फेलियर भी कारण हो सकता है, कभी कभी कहा जाता है फ्राइटनिंग, बहुत तेज किसी चीज का डर लगा और हार्ट अटैक हो गया, एक्सीडेंट, हार्ट अटैक हो गया, तो कार्डियक अरेस्ट हो गया। तो ये कार्डियक अरेस्ट के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, जिसमें हार्ट रुक जाए उसको कार्डियक अरेस्ट कहते हैं। कार्डियक अरेस्ट बोलते हैं। ओके। डॉक्टर अंशुमान, ये जैसे हम हार्ट अटैक की बात कर रहे हैं और भी हम लोग बात कर रहे थे कि भाई पहले तो हमें देखते थे बड़ी एज में ही होता है, बट इस समय यंग लोगों में भी देखा जा रहा है। तो अभी भी अगर हम उसको देखें और समझना चाहें तो ज्यादातर जो डेंजरस एज है हार्ट अटैक के प्रोन है, वो कौन सी एज ग्रुप है? महिलाओं में मेनोपॉज के बाद, पुरुषों में अगर एजिंग हो रही है तो सबसे ज्यादा कॉमन हार्ट अटैक देखा जाता है 40 के बाद। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है 40 से नीचे आप इग्नोर कर सकते हैं। अगर लक्षण कुछ भी लगता है कि हार्ट अटैक या हार्ट अटैक के प्रिकर्सर, कभी कभी ऐसा होता है कि हार्ट अटैक पहली बार नहीं आता है, पहले आपको वार्निंग देता है, जैसे चलने में सांस का फूलना, बहुत तेज चल रहे हैं या सीढ़ियों पे चल रहे हैं तो चेस्ट में दर्द होना या भारीपन होना। लोग समझते हैं बहुत दर्द हो तभी हार्ट अटैक बोलेंगे, भारीपन होने लगे, ये सब प्रिकर्सर साइन है। अगर ऐसा दिखे तो आप टेस्ट कराइए, चाहे एज कोई सी भी हो
हो सकता है बहुत सारी अलग बीमारी के कारण आपको तकलीफ हो रही हो, लेकिन हो सकता है एक संभावना कि आगे आने वाले समय में हार्ट अटैक का रिस्क बढ़ रहा हो और आपका इलाज हो, आप वहीं रुक जाएं। अच्छा, एक और चीज बताइए डॉक्टर अंशुमान, कि जैसे क्या बोलते हैं, अर्बन एरियाज और रूरल में हार्ट की जो प्रॉब्लम्स होती हैं, ये हमेशा देखा जाता है कि गांवों में बीमारियां एक तरह से कम ही होती हैं। तो अभी भी जी, जो हम हार्ट अटैक्स की बात कर रहे हैं, तो ये गांवों में कितनी कम या ज्यादा, या शहर में, इसमें कितना फर्क, हम इसको किस तरह से देखें? देखिए ग्रॉसली अगर कहें तो अर्बन एरिया में हार्ट अटैक की संख्या ज्यादा है। ओके। उसका कारण है लाइफस्टाइल, आपका डाइट, सोने का स्ट्रेस फैक्टर, भाग दौड़, और अब एडेड वो एयर पोल्यूशन भी आपका हो गया है। एयर पोल्यूशन हमारे यहाँ अर्बन एरिया में ज्यादा है। गांव में रिलेटिवली हार्ट अटैक की संख्या कम है, लेकिन अब जो डिजिटल मीडिया, मोबाइल और टेलीविजन, इसके कारण जो कल्चर बड़े शहर का था वो धीरे धीरे गांव में उतर गया। जैसे पैक्ड चिप्स और अलग अलग तरीके की नमकीन जिसमें हाई सैचुरेटेड फैट है, नमक ज्यादा है, प्रिजर्व फूड, फास्ट फूड, इस तरह की चीजें गांव में पहुंची। गांव के लोग पहले मेहनत करते थे, जिसके कारण इस तरह की प्रॉब्लम, हार्ट अटैक जैसी प्रॉब्लम कम होती थी। अब गांव के लोग भी मेहनत करना ना के बराबर कर चुके हैं, उनकी भी लाइफ स्टाइल सीडेंटरी हो गई है। पहले गांव के लोग पैदल चलते थे, साइकिल चलाते थे, रिक्शा चलाते थे। आज सिचुएशन उनकी भी गाड़ी, बाइक, मोटरसाइकिल पे हो गई है, और हम्म। इस तरह से ये फासला धीरे धीरे कम हो रहा है। पहले जितना मेजर डिफरेंस था अब उतना मेजर डिफरेंस नहीं रह रहा है। ये भी प्रॉब्लम बढ़ रही, क्योंकि हार्ट अटैक एक लाइफस्टाइल डिजीज है। लाइफस्टाइल चेंज होगी तो हार्ट अटैक बढ़ेगा। तो इसमें अगर हम अर्बन एरियाज में खासतौर से बात करें, तो इसमें जो हम लोगों को आज की तारीख में सब्जियां, फल और जो ग्रोसरीज हैं, ये सब खाने को जो मिलती हैं, जो जिसमें ये यूरिया, केमिकल्स, ये सारी चीजें डाली जाती, क्या इसका भी कोई हाथ है? देखिए सवाल आपने अच्छा किया। इसका हाथ कैंसर में तो डॉक्यूमेंटेड है, प्रूवन है, ओके। लेकिन समस्या ये है कि इतनी मिलावट, हर चीज में मिलावट, मतलब दूध में, सब्जियों में, खाने में, शायद ही किसी देश में है। खास करके ऐसे देश जो डेवलप्ड हैं और जहां मेजर मेडिकल रिसर्च हो रहे हैं, वो सोच भी नहीं सकते हैं, इसलिए रिसर्च की बात उनके यहाँ इस पे नहीं आती है। हाँ, कुछ पेपर्स जरूर हैं जो कहते हैं एनी काइंड ऑफ टॉक्सिक एलिमेंट मे लीड टू हार्ट अटैक। कैंसर तो प्रूवन है, तो हम्म। आपके खाने में कौन सा टॉक्सिक एलिमेंट मिलाया जा रहा है ये शायद ही किसी को पता होगा, अवेयरनेस इतनी नहीं है। और ये आज से नहीं, हिंदुस्तान की जड़ में मिलावट है। जब तक उस जड़ को सफाई करके रीग्राफ्ट नहीं करेंगे, मतलब एडल्ट्रेशन किसी भी तरह का, जो ह्यूमन कंजम्पशन के लिए, मानव को खाने के लिए, लगाने के लिए, या किसी भी इंटरनल यूज के लिए है, या जिससे उसके स्वास्थ्य पे असर हो सकता है, उसको एक अपराध, मतलब अटेम्प्ट टू मर्डर का अपराध या मर्डर का अपराध के श्रेणी में डालना पड़ेगा, तभी जाके ये जड़ से खत्म होगा, अदरवाइज ये खत्म नहीं होगा। नहीं होगा, और ये काम सरकारों को ही करना होगा, ये हमारे और आपके बस का शायद नहीं है। बिल्कुल, सरकार को ही करना होगा, क्योंकि पब्लिक को तो पता भी नहीं है कि किस पे मिलावट है। सरकार के पास मिनिस्ट्री ऑफ फूड है, एफडीआई है, और बहुत सारा हमारे यहाँ, सॉरी एफडीआई नहीं है, यूएस का है, हमारे यहाँ एफएसएसआई है। तो इस एफएसएसआई तरह है। की एजेंसी का काम है कि इसका नियंत्रण करे। हर जगह पे फूड इंस्पेक्टर होते हैं जिनका काम निरीक्षण का है। पब्लिक को तो पता ही नहीं है। गवर्नमेंट बिल्कुल, जिनका सैंपल ले, काम लैब डॉक्टर टेस्टिंग अंशुमान, कराए। हमारे यहाँ मतलब हमारे यहाँ है क्या कि जिनका काम निरीक्षण का है, और वो निरीक्षण करते भी हैं, सैंपलिंग करते भी हैं, लेकिन आप समझते हैं कि उनका काम होता है कि पैसे के लिए सैंपलिंग करवाना, ना कि जनता के हित के लिए करना। उनको भी उतना ही अकाउंटेबल करना पड़ेगा रविंद्र जी। अगर उनको किसी काम के लिए दिया गया है, खास करके ह्यूमन लाइफ अगर रिस्क पे है, तो हम्म। अकाउंटेबिलिटी उनकी फिक्स करनी पड़ेगी कि अगर इनकी जान गई डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आपके नेग्लिजेंस से, आपके इग्नोरेंस से, या आपके रिश्वत लेने की वजह से, तो उनको अकाउंटेबल करना पड़ेगा, तभी जाके सिस्टम सुधरेगा, अदरवाइज सिस्टम नहीं सुधरेगा। आप प्राइवेट पब्लिक पे
अंकुश लगा रहे हैं, जो गवर्नमेंट के लोग हैं, जो हमारे टैक्स पेयर के पैसे से, उनके रेवेन्यू से उनकी तनख्वाह आ रही है, उनको अकाउंटेबल ना करें, ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा कैसे हो सकता है? डॉक्टर अंशुमान, जो हार्ट की जो डिजीज है, इससे रिलेटेड और कौन कौन सी बीमारियां हैं कि जो अगर हार्ट डिजीज हो जाए तो और बीमारियां हो सकती हैं, या कुछ और बीमारियां हैं जिनकी वजह से हार्ट डिजीज की तरफ हम बढ़ जाते हैं? पहले श्रेणी में जो आपने कहा हार्ट डिजीज हो जाए तो कौन सी बीमारी हो सकती है, अगर हार्ट अटैक आपको हुआ है तो कहा जाता है 1/3 लोगों में ब्रेन स्ट्रोक का खतरा बढ़ेगा, जिसको लकवा या फालिस की तकलीफ कहते हैं। आमतौर पे लोग समझते हैं कि क्लॉट बन गया दिमाग में, खून की नली में थक्का बन गया, या ब्रेन हेमरेज हो गया, इस तरह की चीजें। ऐसे 1/3 लोगों में, अगर 100 लोगों का हार्ट अटैक आप देखेंगे तो 33 से 35 लोगों को फ्यूचर में ब्रेन स्ट्रोक हो सकता है। अब कौन जी। कौन सी बीमारी ऐसी है जिसके कारण हार्ट अटैक बढ़ेगा? पहली बीमारी सबसे कॉमन, हाई ब्लड प्रेशर का होना, हाइपरटेंशन, इसलिए हाइपरटेंशन को लाइटली नहीं लें। दूसरी बीमारी डायबिटीज, खास करके अनकंट्रोल डायबिटीज, अगर आपका शुगर कंट्रोल नहीं रहता है तो रिस्क बढ़ जाएगा। मोटापा, मोटापा अपने आप में एक बीमारी है, और मैं हर समय कहता हूं भारत में 2 ही बीमारी है पोषण संबंधित, कुपोषण और ओबेसिटी, मैल न्यूट्रिशन एंड ओबेसिटी। कुपोषण और राइट। मोटापा दोनों बीमारी भारत में बहुत आयत मात्रा में है, ये आपको बढ़ा देगा। एबनॉर्मल लिपिड प्रोफाइल, अगर लिपिड प्रोफाइल एबनॉर्मल है तो फैट डिपॉजिट हार्ट के नलियों में ज्यादा होगा। तो ये 4 टॉप की बीमारियां हैं जिसके कारण हार्ट अटैक का रिस्क बढ़ता है। बाकी छोटी छोटी लिस्ट है, कम परसेंटेज है उनका, उसको डिटेल में भी डिस्कस करने की आवश्यकता नहीं है। जी। डॉक्टर अंशुमान, यदि मान लीजिए किसी को हार्ट अटैक आ जाए तो सबसे फर्स्ट अटेम्प्ट में क्या ऐसे काम करने चाहिए जिसकी वजह से उस पेशेंट को बचाया जा सकता हो? या ऐसे कई बार क्या होता है, सिम्टम्स ही नहीं पता लगते हैं या पता ही लगता है कि इन्हें हार्ट अटैक आ गया है, तो वो सिम्टम्स क्या होते हैं जिससे आइडेंटिफाई हो सके भी इन्हें हार्ट अटैक आया है और इनको फटाफट ट्रीटमेंट की या डॉक्टर की जरूरत है? डायबिटीज के जो रोगी होते हैं उनमें अगर हार्ट अटैक आता है तो आमतौर पे कई लोगों में कोई लक्षण नहीं निकल के आता है, मतलब साइलेंट हार्ट अटैक उसको बोलते हैं। जी। ओल्ड एज में साइलेंट हार्ट अटैक हो सकता है। अदरवाइज हार्ट अटैक का लक्षण जो होता है, सीने में दर्द का होना, वो दर्द कैसा, एंजाइना पेक्टोरिस बोलते हैं कॉमन लैंग्वेज में, भारीपन, या हार्ट अटैक के दर्द को कोई इंसान उंगली से पॉइंट नहीं कर सकता है कि मुझे यहां पे दर्द हो रहा है, ओके। या किसी हाथ से नहीं कर सकता, वो ऐसे करेगा, मुट्ठी बंद करेगा आमतौर पे, या हाथ को पूरा चौड़ा करके और पूरे सीने पे ऐसे रखेगा कि मुझे यहाँ पे भारीपन लग रहा है, टाइट सा लग रहा है, जिसको आप समझ लीजिए कि जैसे किसी ने दबा रखा जकड़ हो, वहां लिया पे है। सफोकेशन हो रहा, जकड़ लिया हो, ये हम्म। दर्द होता है। इसके अलावा ये दर्द आगे ना होके या आगे होने के बाद आपके पीठ में जाने लगे, आपके बाएं हाथ में जाने लगे, कभी कभी दाएं हाथ में भी जा सकता है, या ओके। गर्दन में या जबड़े में जाने लगे, तो ये हम्म। हार्ट अटैक का लक्षण है। या हो सकता है कभी दर्द न लेके प्रेजेंट करे तो सांस में तकलीफ लेके प्रेजेंट कर सकता है, जैसे उनको सफोकेशन होने लगेगा सडन। कभी कभी पैल्पिटेशन, मतलब ऐसा उनको महसूस होगा कि दिल की धड़कन हमें सुनाई दे रही है या महसूस कर रहा हूं। या कभी जिसको हम कहते हैं पैनिक अटैक का होना, बहुत घबराहट होना, लेकिन कुछ नहीं पता चल रहा हो क्या रहा है। तो ऐसे लक्षण हो तो सबसे पहले घर वालों को, और जो जिनको ऐसा लक्षण है उनको भी पैनिक ना करें, मतलब एक्स्ट्रा ना घबरा जाए। उससे क्या होगा, और आपका ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, हार्ट रेट बढ़ेगा, हार्ट रेट बढ़ेगा, ब्लड सप्लाई कम होगी, और ये सिचुएशन खराब हो सकती है। तो आप कुछ कर भी नहीं सकते हैं। अगर हार्ट हम्म। अटैक आया है, शांत रहें, पहले अर्जेंट मेडिकल हेल्प लें, उसको इग्नोर ना करें, ठीक हो जाएगा, या एसिडिटी की दवा हो ले लेते हैं, एसिडिटी हो रही होगी, एक बार जांच कराने में कोई हर्ज नहीं है। तो नियर बाय हॉस्पिटल, नर्सिंग होम कहीं रेस्ट करें, बेसिक जांच होती है ईसीजी की, वो करें। या जी। हालांकि मैं बेहतर नहीं समझता हूं दवा का नाम बताना, लेकिन एक दवा आती है, अपने पास के डॉक्टर से संपर्क करके, अगर घर में बुजुर्ग हों या लंबे समय से अनकंट्रोल डायबिटीज के रोगी हों,
हाइपरटेंशन के रोगी हों, तो घर में एक दवा रख सकते हैं जिसको ऐसी समस्या में जीभ के नीचे आप रखें। सबलिंगुअल टैबलेट होती है। अपने फिजिशियन से, आसपास के लोकल डॉक्टर से संपर्क करके उसको इमरजेंसी मेडिसिन की तरह रख दें। लेकिन उसमें ध्यान देने की बात यह है कि उसकी एक लाइफ होती है। उस लाइफ के बाद, एक्सपायर होने के बाद उसको बदल दें। ये ना समझें हमारे पास दवा रखी है लेकिन जब जरूरत हुई तो दवा काम नहीं करी तो बदल दें। और उसमें अगर ऐसी समस्या हो जीभ के नीचे आप रखेंगे, इंस्टेंट ब्लड सप्लाई हार्ट का रिकवर हो जाता है और उसके बाद आप रश कर जाएं हॉस्पिटल। ये 3 ध्यान दें। पैनिक नहीं करना है, नियर बाई हॉस्पिटल रश करना है, और अगर आप फिजिशियन के संपर्क में हैं तो पूछ के इमरजेंसी दवा अपने घर पे रख लीजिए, अगर आपके घर में हाई रिस्क ग्रुप के लोग हैं जिनके हार्ट अटैक की संभावना है तो। जी डॉक्टर अंशुमान, एक लास्ट क्वेश्चन आज के लिए। जो हार्ट अटैक की प्रॉब्लम्स जो भी हम देख रहे हैं कि जैसा मैंने शुरुआत में कहा कि भाई जो लोग मैराथन में दौड़ रहे हैं, जो लोग वॉक कर रहे हैं, जो लोग जिमिंग कर रहे हैं, एक्सरसाइजेस कर रहे हैं, साइकिलिंग कर रहे हैं, उनको भी हार्ट अटैक आ रहा है। एज उनकी यंग है उसके बावजूद भी। तो जब इस तरह की जो फिजिकल एक्सरसाइज करनी है तो उसके लिए क्या चीजें ध्यान में रखना चाहिए, कब करें और कब ना करें, और कितना ना करें? एक दूसरा, ये तो वो लोग हो गए जो एक्सरसाइज करते हैं। एक वो लोग हैं जो एक्सरसाइज नहीं करते हैं और उनका वेट भी बढ़ता जा रहा है लेकिन उसके बावजूद भी वो एक्सरसाइज नहीं करते हैं, तो उनके लिए आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगे? और क्या ऐसे लोग जिनका वेट बढ़ रहा है, एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, हल्के फुल्की भी नहीं कर रहे हैं, क्या वो लोग हार्ट अटैक के प्रोन हो रहे हैं? बिल्कुल। पहला ग्रुप तो यही जो एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं और वजन बढ़ रहा है। सेडेंट्री लाइफस्टाइल इसको बोलते हैं। ये हार्ट अटैक का रिस्क फैक्टर बढ़ाता है। मतलब फिजिकल एक्टिविटी आपकी नहीं है, हार्ट अटैक का रिस्क फैक्टर बढ़ेगा। ऐसे लोगों से मैं सलाह दूंगा, ऐसे लोगों को, कि किसी भी तरह का व्यायाम और खास करके यौगिक व्यायाम चालू करें, उसको अभी शुरुआत कर दें। आपका वजन कम होना चाहिए, और बीएमआई कैलकुलेटर आप इंटरनेट से निकाल सकते हैं। बीएमआई कैलकुलेटर में अपनी हाइट डालिए, वेट डालिए, वो बता देगा कि अगर आप ओबीज कैटेगरी में हैं या बॉर्डर लाइन है, सब बता देगा। आप उसको नॉर्मल की तरफ लाइए। अब जो व्यक्ति एक्सरसाइज कर रहे हैं, जिम के फेवर में मैं इसलिए नहीं हूं कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर जैसा चले जा रहा है, जिसमें बहुत ज्यादा साइंस का सहारा नहीं लिया जा रहा है। एक इंसान आता है, कहता है मुझे डोले सोले बनाने हैं, उसकी तैयारी डोले बनाने में करवा देते हैं। लेकिन इसको हम ऑर्गेनाइज इसलिए नहीं कहते हैं। बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन का एक कॉन्सेप्ट है कि क्या हाइट है, क्या वेट है, किस रेशियल रेस के हैं, मतलब इंडियन है, अफ्रीकन है, इनको कैसा बॉडी ट्रांसफॉर्म करके देना है। तो उसके लिए फिजिकल, मेंटल एंड स्पिरिचुअल हेल्थ की बात होती है, और तब जाके बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन होता है। तो उनके लिए मैं यही सलाह दूंगा। दूसरा, सप्लीमेंट जो लेते हैं, सप्लीमेंट में बहुत सारी चीजें मिलाई होती है। थायराइड का टैबलेट मिला देते हैं, थायराइड की सप्लीमेंट जिसको कहते हैं, वो हार्ट अटैक के रिस्क को बढ़ाएगा, टैकीकार्डिया कराता है। स्टेरॉइड मिलाते हैं, अलग बीमारी कराएगी। तो इन चीजों में जिम में नहीं कहूंगा। इनके लिए मैं कहूंगा, नंबर 1, हो सके अष्टांग योग करें। अष्टांग योग के 8 चरण हैं, 8 अंग हैं। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। इससे आपका फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, स्पिरिचुअल हेल्थ तीनों सामंजस्य, समन्वय में आ जाएगा। जो लोग वॉक करते हैं, ठंड के मौसम में कोशिश करें कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट एक्सरसाइज करने की। वॉक करने में ठंड की मात्रा, एयर पोल्यूशन भी ठंड के मौसम में बढ़ा होता है, ये आपके हार्ट अटैक के रिस्क को बढ़ाता है। कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट एक्सरसाइज का मतलब हुआ, आप घर के अंदर जो आपका कंट्रोल टेम्परेचर है, कंट्रोल वातावरण है, वहां पे यौगिक एक्सरसाइज करें, यौगिक व्यायाम करें, आपके लिए बेहतर है। पानी की मात्रा रखें और डाइट को कंट्रोल रखें। बस इससे ज्यादा आपको कुछ नहीं चाहिए, आप प्रोटेक्टेड रहेंगे। ज्यादा कोई टू डू लिस्ट की जरूरत नहीं है इसमें। ज्यादा कोई आवश्यकता नहीं, प्रोटेक्टेड रहे। एक कमेंट में क्वेश्चन आया है, मैं वो ले रहा हूँ। हालांकि मैं लास्ट क्वेश्चन बोला था बट मुझे लगा शायद ये लेना चाहिए। ये डायलिसिस के पेशेंट हैं, कह रहे हैं क्या डायलिसिस के पेशेंट को भी हार्ट अटैक की संभावना हो सकती है? जी, बिल्कुल होती है। डायलिसिस के रोगियों को हार्ट अटैक की संभावना होती है। उसका कारण यह है कि जब किडनी फेलियर होता है, बहुत सारे टॉक्सिन्स हमारे बॉडी से निकल नहीं पाते हैं। डायलिसिस करके उनके टॉक्सिन्स को निकालना पड़ता है। 2-3 वजह से समस्या होती है। डायलिसिस का एक बाई प्रोडक्ट, कुछ टॉक्सिन हमारे बॉडी में जमा होता है, वो भी हार्ट अटैक का रिस्क को बढ़ाता है। यूजुअली किडनी
डायलिसिस तक जाने की नौबत तब होती है या तो इनको हाइपरटेंशन या डायबिटीज की समस्या रही होगी, तभी किडनी फेलियर की समस्या आती है। ऐसे रोगियों को भी हार्ट अटैक का रिस्क रहता है। तो इनके लिए हम रिकमेंड करते हैं, जो लोग डायलिसिस पे हैं अपना हार्ट स्क्रीनिंग जरूर करा लें, जिसमें ईसीजी अपना फिजिशियन आपका बताएगा, टीएमटी को जो भी उनको जरूरत है करने की वो करके आपका रिस्क स्ट्रेटिफिकेशन कर दिया जाए तो बेहतर रहेगा। तो बेहतर है, बिल्कुल। थैंक यू डॉक्टर अंशुमान। और मैं समझता हूँ जितने लोग इस कार्यक्रम को अभी देख रहे हैं और जो बाद में भी देखेंगे, उस कार्यक्रम से उनको पूरा पूरा लाभ मिलेगा और अपने आप को स्वस्थ रखने की जिम्मेदारी मैं समझता हूँ वो सिर्फ और सिर्फ हमारी है, वो किसी और की नहीं है। यदि हम स्वस्थ रहेंगे तो ही हम बाकी जीवन को एंजॉय कर पाएंगे, उसका आनंद ले पाएंगे। और स्वस्थ ही नहीं रहेंगे तो फिर आनंद तो मैं समझता हूं वहीं से उसका विराम लग जाता है। धन्यवाद डॉक्टर अंशुमान। धन्यवाद।